बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है रेनबो हेल्पलाइन। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है। जी हाँ दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज होती है जो सबको अपनी तरफ खींचती है। पैसा एक जरूरत है, लेकिन जब यही पैसा उधार लेकर चुकाने की बारी में अपना रंग दिखाने लगता है ना, तो जीवन में आने लगती हैं कई मुश्किलें। दोस्तों, रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे चेक बाउंस होने पर हमारे पास क्या क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं, और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में है एडवोकेट नीतीश कुमार चौरसिया। दोस्तों, अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 2342108080 हमारा नंबर 23421082। जी हाँ, 23421080 और 23421082। अगर आप मैसेज के जरिए हम तक संपर्क साधना चाहते हैं, अपने सवाल भेजना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर। और हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 1:50 तक। बोलती पैसे को प्यार से तोलती, हर बार तेरा एक रूप नया ना भेद दिलों के खोलती, रब कहता है दिल बालों से ना कर घेरा फेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। जी हाँ दोस्तों, जब बारिश होती है पैसों की तो बड़ा मजा आता है, चेहरे मुस्कान हो जाती है, खिल जाते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसा सब कुछ होता है। वैसे जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पर पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन जब पैसा वापसी करने की बात आती है तो हम जो चेक काट कर देते हैं कई बार बाउंस हो जाता है, या जो हमें देने वाले हैं उनका चेक बाउंस हो जाता है। तो चेक बाउंस होने पर हमारे पास क्या क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट नीतीश कुमार चौरसिया। नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सर, कोट वगैरह पहन के आए, थोड़ा सा डर लगने लगता है वकीलों से जब भी देखते हैं ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस की। तो चेक बाउंस का जो नया नियम आया है वो क्या है? चेक बाउंस बेसिकली अगर किसी ने चेक इशू किया है आपको और चेक बाउंस हो जाता है, पहले मैं बताऊंगा कि बाउंस का मतलब क्या है। बाउंस बेसिकली अगर जिसके अकाउंट में जिसने चेक काट के दिया है, चेक इशू किया है, उसके अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट फंड्स हैं, मतलब पर्याप्त राशि नहीं है, या किसी अन्य कारण से सिग्नेचर गलत कर दिए, तो बैंक उस केस में चेक को डिसमिस कर देती है, और जिसको हम कानूनी जो वर्ड है डिसऑनर या बाउंस, तो उसको हम चेक बाउंस बोलते हैं। अच्छा सर, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बाउंस हुआ चेक या डिसऑनर हुआ जी, अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जी, तब तो गलती कस्टमर की हो जाती है, मतलब जिसने चेक इशू किया है। अगर सिग्नेचर में कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसको तो उस कैटेगरी में नहीं रखना होगा ना। लेकिन हमारे पास क्या होता है, केसेस इस तरीके के आते हैं, लोग इंटेंशनली गलत सिग्नेचर कर देते हैं, ओके, जानबूझकर गलत साइन कर देते हैं और चेक इशू कर देते हैं। तो उस केस में कोर्ट ये देखता है कि जो साइन किए हैं क्या वो साइन ही गलत हैं। डिसऑनर होने के बाद कंप्लेंट हम विद इन 30 डेज नोटिस, एक लीगल नोटिस का प्रावधान है, लीगल नोटिस हमें देना होता है ऑपोजिट पार्टी को, जिसमें हम बोलेंगे कि आप 15 दिन के अंदर, 30 डेज के बाद 15 दिन के अंदर आप जो भी अमाउंट है वो पे कर दो। अगर वो पे कर देता है, अगर उसकी इंटेंशन ठीक है, पे कर देता है, तो हम कोई केस नहीं करते, मतलब जो जिसको चेक मिला होता है वो कोई केस नहीं करता और वो अमाउंट सेटल हो जाता है। ये 138 के अंतर्गत आता है जो आप नोटिस देते हो 30 दिन का। बिल्कुल, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, 1881 में बना था।
Okay. उस एक्ट के प्रोविजन में सेक्शन 138 है, उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हमारा इंडियन लॉ आज भी काम कर रहा है। अच्छा, चेक बाउंस होने पर क्या क्या सजा हो सकती है? चेक बाउंस होने पर इनिशियली 2 साल तक की सजा और जितना चेक का अमाउंट है उसका डबल तक डैमेजेस और फाइन इम्पोज कर सकती है कोर्ट। कितना? डबल अमाउंट, जो चेक में जितना भी जैसे सपोज करिए मुझे किसी को 1 लाख रुपए देना है जी जी, और मैंने चेक काटा, अगर वो बाउंस हो गया किसी भी वजह से तो मुझे 2 लाख का जुर्माना। 2 लाख तक का जुर्माना। अच्छा, तक का जुर्माना और 2 साल तक की सजा। ये सजा, ये प्रावधान है हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अच्छा, इस तरह के केस में अब तक कितने लोगों को सजा हो चुकी होगी? परसेंटेज की बात अगर हम करें, अमूमन जैसे रोजाना 10-12 केस तो आते होंगे, तो इस तरह में कितने केसेस बन जाते हैं जिनको सजा हो जाती है? अगर जो भी केस फाइल करता है कोर्ट में उसको बोलते हैं जनरली प्रोसिक्यूशन। अगर हम प्रोसिक्यूट सही से करते हैं, कंप्लेनेंट बोलते हैं, अगर कंप्लेनेंट सही तरीके से केस को प्रोसिक्यूट करता है, अपनी प्रॉपर एविडेंसेस करवाता है, तो ये इसमें 60 to 70% कन्विक्शन जो आज की डेट में देखने को मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन हो जाती है। ओके। और आप भी, हमारे पास 2018 में ही एक नई अमेंडमेंट आई है सेक्शन 143A की। उसमें जो कंप्लेनेंट अगर केस फाइल किया तो विद इन गवाही से पहले एविडेंस की स्टेज आने से पहले उस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और 20% का इंटरिम कॉम्पनसेशन वो पहले ही हमें मिल जाता है। कन्विक्शन हो या एक्विटल वो अलग चीज है। हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और हमें विद इन 1 or 2 मंथ वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और 20% का अमाउंट वापस मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर सपोज करिए किसी को मुझे पैसे देना है जी, और वो व्यक्ति मुझे देता है, चेक देता है, लेकिन उसमें डेट नहीं डालता है और वो ये कहता है कि मैं बाद में आपको डेट दूंगा। चेक इशू अगर मैं कर रहा हूं किसी भी पर्सन को, मैं उसमें अपने डेट बताऊंगा कि इस डेट में आप अमाउंट डालना। जैसे मैं बोलता हूं कि आप चेक 10 तारीख को बैंक में जाके डिपॉजिट करना। अगर डेट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं डाल रहे या जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, अगर उस अनुसार डेट नहीं डाल रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो चेक लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। अच्छा, ओके। वो चेक लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। फिर उसके हिसाब से अगर वो डिफेंस एविडेंस में हम वो चीज प्रूव कर दें कि इन्होंने डेट अपने हिसाब से डाली है, तो उस केस में फिर प्रोसिक्यूशन के चांसेस, कन्विक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। अच्छा, एक मैं चीज जानना चाह रहा था कि चेक बाउंस में आपने कहा कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, तो अगर कोई व्यक्ति को किसी को जमानत मिल जाती है जी, तो किस तरह जमानत मिलती है? कितनी राशि देनी पड़ती है? कितने परसेंटेज कुछ होता है जमानत पर? जनरली ये बेलेबल नेचर का ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब ये होता है इसमें बेल का राइट होता है उस पर्सन का, बेल मिलेगा ही मिलेगा। और बेलेबल केसेस में बेल देना ही देना पड़ता है कोर्ट को। और जो राशि होती है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। अगर अमाउंट 5 लाख रुपए का है तो जनरली कोर्ट 50,000, 40,000 वो डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। बेल में श्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। उसमें कोई एक फिक्स अमाउंट हमारे स्टैट्यूट या कानून में कोई मेंशन नहीं है कि इतने रुपए का चेक है तो इतने रुपए की राशि आपको एज अ श्योरिटी या एज अ बेल बॉन्ड में फर्निश करना पड़ेगा। मतलब जज देखेगा और सारी परीक्षाओं को मतलब उत्तीर्ण करते हुए, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि वो अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक के द्वारा उसको डिस्क्रिशन बोलते हैं। राइट। हमारे साथ फोन लाइन पर एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, देखें कौन है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। चौरसिया जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बता दिया कि चेक काटने वाला या जिसको मिला उन दोनों में से किसी की गलती है तो ये चेक बाउंस होता है और क्रिमिनल केस बनता है। लेकिन इसमें अगर बैंक वालों की कोई गलती हो, जैसे उन्होंने उसके सिग्नेचर गलत वेरीफाई कर दी या उसके अकाउंट में पैसे हैं और वो देखने में गलती हो गई, तो बैंक वालों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होती है? बिल्कुल, आप बैंक वालों के खिलाफ लिखित में शिकायत कर सकते हैं और इस बेसिस पे बैंक वाले आपकी सुनेंगे भी इस बात को। और जो अमाउंट काटा होगा, क्योंकि डिसऑनर के बाद क्या होता है, कुछ पैसा जिसने इशू किया है उसका भी कटता है और जिसने चेक डिपॉजिट किया है उसका भी कटता है, तो वो पैसा रिफंड कर देती है बैंक।
गुरविंदर, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। ये गुरविंदर थे सुभाष नगर से, हमारे रेगुलर लिसनर हैं जो हमेशा फोन करते हैं और सबसे पहले ही फोन करते हैं ये। अच्छा, एक बात और बताइए, एडवोकेट से कैसे संपर्क साधा जाएगा? क्योंकि आप लोगों के उसमें भी अलग अलग है, फौजदारी है, दीवानी, ये सारी चीजें, तो ये किस उसमें जाता है? ये क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है। ओके। फौजदारी जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें क्रिमिनल ट्रायल चलता है, मुकदमा भी फौजदारी का ही चलता है। ओके। तो ये चेक बाउंस के जो भी केसेस हैं वो हम क्रिमिनल तरीके से उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको कन्विक्शन या फिर एक्विटल होता है, इसीलिए इसमें सजा का प्रावधान है। ओके। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपसे ये पूछा था कि जो एडवोकेट है जी, हम, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे संपर्क साधा जाए, कैसे साधेंगे, कहाँ कोई अलग इससे कोई कोर्ट है इसके लिए, या वहीं पे हाई कोर्ट या आपके सेशन कोर्ट में जाकर अप्लाई करना होता है? केस फाइल करने के लिए किसी भी एडवोकेट को आपको हायर करना होता है। नहीं, किसको करना है? कंप्लेनेंट को, जिसको केस फाइल करना है। तो वो आप जनरली कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी एडवोकेट्स मिल जाएंगे, उनसे आप कर सकते हो। दूसरा, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हर स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिसको जैसे दिल्ली में भी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है। आप वहां पे उनके ऑफिसेज में जाके पता कर सकते हो कि हमें चेक बाउंस के रिलेटेड केस फाइल करना है, तो वो भी आपको अपने सरकारी वकील दे दिया करते हैं। ओके। पैनल काउंसिल होते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के, आप उनके द्वारा भी केस फाइल कर सकते हो। ओके। मतलब डीएलएस से इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है। बेसिकली वो लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी एक उसी का ही पार्ट है, ये भी एक सर्विस है लीगल एड की। लीगल एड अगर जरूरत पड़ी तो उनको देते हैं। किसी को भी देता है सर्विस? उसमें कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी, मतलब विमेन्स कोई भी हो, विमेन को प्रोवाइड करते हैं फ्री में लीगल एड। विमेन के अलावा जो प्रिजनर्स हैं उनको, या जिनकी एनुअल आय 3 लाख पर ईयर, 3 लाख रुपए कम है सालाना आय, उनको प्रोवाइड करते हैं। या कैटेगरी है SC ST को भी फ्री में लीगल एड प्रोवाइड। एक मैसेज हमारे पास आया है, नीतीश जी ये भेज रहे हैं, कहाँ से ये भेजा है? संजू ने मेरठ से। कह रहे हैं सर मेरा सवाल है, हमने जान पहचान वालों को पैसा दिया था, उन्होंने चेक दिया था, वो चेक हमने लगा दिए, वो बाउंस हो गए, हमने कोर्ट में डाल दिया है केस, अब वकील ने 2 नोटिस LL वारंट भी नहीं गया, क्या लिखा, लेकिन अब भी पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या करें? मतलब उन्होंने कोर्ट में डाल दिया है लेकिन अभी भी उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। कोर्ट में जो भी हम केस फाइल करते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली कोर्ट काम करता है। जैसे हम कोई भी मुकदमा कोर्ट में दायर करते हैं तो मुकदमा दायर करने के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट दूसरे पार्टी को नोटिस देती है। नोटिस में अगर वो पर्सन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेलेबल वारंट इशू करती है। ओके। बेलेबल वारंट में भी अगर नहीं आया तो नॉन बेलेबल वारंट NBW, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं, NBW इशू होता है। अगर वो NBW की स्टेज पे आ जाता है तो कोर्ट में अपनी बेल करवाएगा। बेल करवाने के बाद फिर कोर्ट नोटिस फ्रेम करेगी कि क्या ये चार्ज आपके खिलाफ बनता है जो इन्होंने लगाया है या नहीं लगाया। अब इन सभी प्रक्रिया में जनरली एक डेट में तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती, तो इन्हीं में ही कम से कम 7-8 डेट, 5-6 डेट लग जाती हैं, और हर डेट में 2 महीने की मिनिमम डेट तो मिलती ही मिलती है कोर्ट में, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस हैं पेंडिंग। एक मजिस्ट्रेट के पास पूरे दिन में 50-60 केसेस होते हैं, तो इसी वजह से ये टाइम ज्यादा लग जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फैसला आने में तकरीबन 1.5 साल तो लग ही जाएगा। 1.5 से 2 साल तो लग ही जाएगा। 1.5 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट वापस मिलेगा उसमें टैक्स जोड़कर मिलेगा? टैक्स नहीं, इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा जोड़ के मिलेगा इस चीज के लिए। हमारे पास और भी मैसेज आ रहे हैं लेकिन उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। और क्योंकि समय हो गया 1:21 और 22 सेकंड। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि चेक बाउंस हो गया और आपके कानूनी विकल्प क्या क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नीतीश कुमार चौरसिया हमारे आकाशवाणी FM स्टूडियो में। आप हमें 23421080 और 23421082 पर मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए 9868107070 है हमारा नंबर। जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में,
मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस होने पर हमारे पास क्या क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं। और हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं नीतीश कुमार चौरसिया। नीतीश जी, एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया हुआ है। ये मैसेज हमें भेजा है इंदौर से दीपिका चौधरी ने। कह रही हैं कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति जी जालसाजी करके आपका चेक इशू कर देता है और वो बाउंस हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? सजा किसको होगी? अगर इनिशियली तो जिसके अकाउंट से चेक इशू हुआ है, ये कोर्ट मान के चलती है कि आपने ही चेक इशू किया है और आपकी ही लीगल लायबिलिटी रही होगी, तभी आपने चेक इशू किया है। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिसने चेक इशू किया है वो लीगली चेक देने के लिए एंटाइटल, कहीं ना कहीं उसकी लायबिलिटी थी, इसीलिए उसने चेक इशू किया है। और अगर मैडम ने पूछा है, दीपिका मैडम ने, कि किसी ने थर्ड पर्सन ने जालसाजी करके चेक इशू कर दिया, तो जालसाजी तो तभी हो सकती है या तो मेरा चेक किसी ने चोरी किया हो, चोरी करने का अगर आपने उसके लिए फिर कंप्लेंट करी होगी थाने में कि मेरी चेकबुक खो गई थी जी। या तो ये आप प्रूफ करो कोर्ट में कि भाई जिस डेट में इशू हुआ उससे पहले ही मेरी चेकबुक खो चुकी थी। या किसी दूसरे कारण से अगर चेक पहुंच जाता है, जैसे कभी हम श्योरिटी में चेक इशू कर देते हैं, तो वहाँ चोरी भी नहीं है, वहाँ तो श्योरिटी में हमने अपना जानबूझ के चेक इंटेंशनली दिया ही है। अगर उसको मिस यूज करता है वो, तो कहीं ना कहीं हम उसने कैसे मिस यूज किया है इस चीज को प्रूव करेंगे। अगर डिफेंस में जब डिफेंस एविडेंस होगा तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसने चेक को किस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया है और कैसे उसने वो फोर्ज किया है चेक, कैसे उसको यूज किया है। अगर हम इस चीज को प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब कन्विक्शन होगी नहीं। तो बाकी का काम पुलिस का होगा, वो पुलिस फिर नहीं, बाकी कोर्ट में जो जज साहब होंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये चेक इशू किया। तीसरे व्यक्ति के बारे में तो पुलिस ही, फिर उसके लिए 420 की एफआईआर होगी, राइट। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस का पार्ट है, वो अपने तरीके से फिर प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगाएगी कि किस तरीके से जालसाजी उन्होंने करी है। और उसी पुलिस रिपोर्ट को यहाँ पे हम एविडेंस में लीड करके यहाँ पे अपनी लायबिलिटी से हम बच सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। और वैसे भी आजकल डिजिटल टाइम है, सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी सेफ रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक मैसेज हमारे पास आया मुखर्जी नगर से, वो पूछ रहे हैं चेक कितनी बार बाउंस हो सकता है? 3 महीने का टाइम होता है। विदिन 3 मंथ आपको अपने बैंकर को सबमिट करना होता है, चेक डिपॉजिट करना होता है। अब एक बार अगर बाउंस होता है तो वो चेक आपको वापस मिल जाता है, दोबारा भी आप उसको बाउंस करवा सकते हो। जनरली विदिन 3 मंथ कोई इसमें रिटर्न नहीं है कि 3 बार 4 बार, आप n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो उसको बाउंस। अच्छा, जब बाउंस होता है चेक तो बैंक वाले इनिशिएटिव लेते हैं या जो पार्टी है वो इनिशिएटिव लेते हैं? बैंक वाले सिर्फ हमें एक मेमो दे देते हैं जिसको हम रिटर्निंग मेमो बोलते हैं। एक आपका वो चेक वापस कर देंगे कि ये चेक आपने प्रेजेंट किया था हमारे बैंक में, वो चेक बाउंस हो गया, आप उसको आप ले जाओ और जो भी लीगल एक्शन आपको प्रोक्योर करना है, लीगल एक्शन आप अवेल करो। उसके साथ साथ एक रिटर्निंग मेमो, बैंक की एक स्लिप होती है, उसके अंदर उस अकाउंट होल्डर का नाम होता है, किसने चेक इशू किया है उसका नाम होता है, और क्या रीजन है, किस रीजन से चेक बाउंस हुआ है। और वही स्लिप जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसी का ही मेन रोल होता है कि मैजिस्ट्रेट उसी रिटर्निंग मेमो के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेता है। अच्छा, क्या चेक देने पर उसको रद्द किया जा सकता है? जैसे सपोज करिए हमने बैंक में जमा भी कर दिया, हमने ड्रॉप में जो उनका ड्रॉप बॉक्स होता है उसमें हमने डाल के आ गए और फिर बाद में हमको लगा कि नहीं ये गलत हो गया है,
तो आप अपने बैंकर को इन्फॉर्म करो कि जो चेक मैंने डिपॉजिट किया है वो गलती से मैंने कर दिया, उसको आप कैंसिल करो, उसको क्लियरेंस डिपार्टमेंट। जब हम बैंक में कोई भी चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक 2 से 3 दिन का प्रोसेस लेता है उसको क्लियर करने में। वो अपने क्लियरेंस डिपार्टमेंट में भेजते हैं उस चेक की डिजिटल कॉपी, जिसको CTS बोलते हैं। उस डिजिटल कॉपी को तब भी 2-3 दिन के अंदर उसको जब क्लियरिंग हाउस में भेजता है, उससे पहले हम बैंक को इंटीमेट कर सकते हैं कि जो चेक मैंने डिपॉजिट किया है वो गलती से या जो भी रीजन हो वो आप विथड्रॉ कर सकते हो चेक। ये तो हो गई हमारी तरफ से बात। जी। अगर हमने चेक दिया पार्टी को जी और उसने डिपॉजिट कर दिया है और तब हम कहते हैं कि आप उसको रद्द करा दीजिए, हम अपने बैंकर को जिसने भी चेक इशू किया है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब वो चेक आपके पास आएगा उसको स्टॉप करने की हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। मतलब हम अपने बैंक को कर सकते हैं, जो एक ऑप्शन हमारे पास होता है। हमारे पास भी ऑप्शन होता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है नीतू ने, ये कह रही है क्या भुगतान रोकने के बाद भी चेक बाउंस हो सकता है? भुगतान रोकने के बाद अगर मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया है कि पेमेंट ना करो जी, और उसके बाद भी चेक बाउंस हो सकता है, बिल्कुल रिटर्निंग मेमो तो इशू करेगा ही करेगा बैंक। अगर आपने चेक डिपॉजिट किया है और बैंक को मना कर दिया दूसरी पार्टी ने जिसका चेक है कि इस पे पेमेंट ना करो, इनिशियली क्या होगा जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो चेक तो बाउंस होगा ही होगा। रिटर्निंग मेमो में उसका रीजन आएगा, रीजन ये लिखा आएगा कि पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया उसको ऑनर करवाने के लिए। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बेसिस पे भी भाई क्या रीजन है, किस वजह से दूसरी पार्टी ने मना किया है अपने बैंकर को, हम उसके बेसिस पे भी एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि आपकी लायबिलिटी थी इतने रुपए देने की, आपने उस लायबिलिटी के एवज में चेक इशू किया था और चेक आपके ही इंस्ट्रक्शंस पे आपके बैंकर ने रोक दिया। वो एक लीगल नोटिस भेजेंगे, फिर उस लीगल नोटिस में अगर उसका रिप्लाई आता है तो रिप्लाई फाइल करेंगे, अदरवाइज हम कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं। जैसे एक मैसेज हमारे पास आया था संजू का मेरठ से, वो ये जानना चाह रहे थे कि 1 साल हो गया है, पैसा अभी तक नहीं आया है, नोटिस भी दे दिया गया है, तो इसके बाद वो जानना चाहते हैं फिर से कि पैसा कैसे आएगा, ये बताइए, समाधान बता दीजिए आप। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी हमने, हो चुकी है फाइल, नोटिस भी जा चुका है। कोर्ट से नोटिस सिर्फ उसको बुलाने के लिए होता है कि आप नोटिस में आओ और अपनी बात बताओ। सबसे पहले कंप्लेनेंट कोर्ट में केस फाइल करता है, कोर्ट नोटिस इशू करती है दूसरी पार्टी को, एक्यूज्ड आता है, फिर एक्यूज्ड हमारे जो एविडेंस चालू होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, फिर डिफेंस एविडेंस होता है, फिर जजमेंट आता है। तो जब तक जजमेंट कोर्ट का नहीं आएगा तब तक तो प्रोसीडिंग्स ही चल रही होती है। तो जजमेंट आने के बाद फिर कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि आपको अमाउंट इतना देना है उन्हें, फिर आपको अमाउंट जो भी जजमेंट में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो मिल जाएगा पैसा। मतलब इनको थोड़ा सा संतोष के साथ संतोष रखना होगा तभी पैसा मिलेगा। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया गुड़गांव से सौरभ का, ये कह रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि बिल्डर्स को जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं, होम लोन लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीज है, तो हम ब्लैंक चेक दे देते हैं उनको जी, ठीक है, और उसमें हम साइन करके सब कुछ देते हैं। अगर बिल्डर या जहां से हमने लोन लिया वो पार्टी वो इशू कर देती है पहले चेक, क्योंकि हमारे साइन तो ऑलरेडी उसमें है, क्रॉस चेक है, लेकिन सिग्नेचर हमारे मौजूद है, उस वक्त क्या होगा? इनिशियली अगर जिसको भी चेक डिपॉजिट करना है, इस केस में अगर हमने सिक्योरिटी चेक रखे हुए हैं किसी पर्सन के पास, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो बैंकर हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन लेने के टाइम पे जो हमने इनिशियली जो चेक दिए होते हैं, उस केस में अगर वो बिना हमसे पूछे या बिना किसी एग्रीमेंट के अपने आप वो चेक बाउंस करवा देते हैं, और बाउंस होने के बाद फिर अगर वो इनिशिएट कर देते हैं कंप्लेंट, तो उस केस में हमारे पास डिफेंस एविडेंस होता है। उसके लिए भी कोर्ट में, अगर कोर्ट में कंप्लेंट गई तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा। जब हमारा डिफेंस एविडेंस होगा, डिफेंस एविडेंस होता है पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद, मतलब जिसने कंप्लेंट किया है पहले उसकी गवाही होगी, फिर जिसके खिलाफ हुआ है उसकी गवाही होगी। तो जब हमारा डिफेंस एविडेंस का टाइम होगा, ये सारी बातें हम प्रूव करेंगे कि भाई ये सारे जो चेक्स इशू किए थे श्योरिटी चेक थे, बिना मेरी कंसेंट के इन्होंने डिसऑनर करवा दिए। तो उस केस में कोर्ट उनको कंसीडर करेगा, उन सारे पॉइंट्स को,
और फिर अपना उन्हीं को कंसीडर करके अपना जजमेंट देगा। ओके, अगर जिसके खिलाफ चेक बाउंस का केस बनाया गया है या किया गया है, अगर वो पहली तारीख में पेमेंट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? एक जजमेंट आई थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की, दामोदर एस प्रभु के नाम से था। उसमें कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया था कि अगर एक्यूज्ड फर्स्ट डेट में आके पेमेंट करना चाहता है तो ना तो उसको हम पनिशमेंट देंगे, ना उससे कोई डैमेजेस लिए जाएंगे। जितना अमाउंट चेक में मेंशन है, अगर वो फर्स्ट डेट में आके पेमेंट करता है तो कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, एक मैसेज हमारे पास आया उमेश कुमार का खयाला से, कह रहे हैं कि चेक कितने दिनों तक वैलिड होता है? जैसे कि आज की डेट डाली, अगर मैं चेक डालता हूं तो वो कब तक वैलिड होगा? अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखें तो 6 मंथ का टाइम लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम आरबीआई के गाइडलाइंस देखते हैं तो आपको चेक को विद इन 3 मंथ अपने बैंकर को सबमिट करना होगा। ओके, तो हम अगर नटशेल बात करें तो 3 महीने के अंदर अगर हमें चेक डिपॉजिट करवा दिया तो वैलिड है। 3 महीने के बाद फिर उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहती है। रघविंदर सिंह सुभाष नगर से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा सवाल है कि अगर किसी को इशू किया गया चेक बाउंस हो जाए और वो कोई एक्शन ना ले, इस सिचुएशन में बैंक का क्या रोल होगा? अगर चेक इशू किया, चेक बाउंस हो गया और आपने कंप्लेंट भी नहीं करी, फिर तो बैंक क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आपको ही करना है जो करना है। और अगर विद इन टाइम अगर लीगल नोटिस नहीं भेजा, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं किया, तो फिर क्रिमिनल कंप्लेंट भी नहीं फाइल कर सकते। फिर तो आपके पास एक ही रास्ता बचेगा, सिविल सूट फाइल करो। फिर तो कंप्लेंट का भी रास्ता बंद हो जाता है अगर आपने टाइमली कुछ नहीं किया तो। मतलब इसका भी एक टाइम होता है, अवधि होती है कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लेंट करनी होगी। जिस दिन चेक बाउंस होता है उसके 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व करना होता है। ओके, और उसमें लिखना होता है कि जिस दिन आपको नोटिस मिला है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसे दे दो हमारे। ओके, अगर वो नहीं देते विद इन 15 डेज तो उस 15 दिन के बाद 1 महीने का टाइम होता है, 30 डेज का टाइम होता है कंप्लेंट फाइल करने का कोर्ट में। जो 15 दिन के उससे पहले हम कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। मतलब लीगल नोटिस मैंडेटरी है, लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम देना मैंडेटरी है। 15 दिन के बाद ही कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, उस 15 दिन के बाद ही अराइज होता है। और 1 महीने तक कभी भी हम कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। ओके, नीतीश जी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है कमर्शियल ब्रेक लेने का। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा हाजिर होते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस होने पर आपके पास कानूनी क्या क्या विकल्प हैं। आप 23421080, 23421082 पर कॉल कर सकते हैं या 9868107070 पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। अब दोस्तों चेहरे पर क्या क्या लिखा है पता नहीं चलता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तभी हकीकत पता चलती है। जैसे चेक बाउंस हो जाए तब पता चलता है कि उस व्यक्ति का ईमान डोल गया या किसी वजह से इस तरह की ये हादसा हो गया है। बहरहाल हमारे साथ हैं एडवोकेट नीतीश कुमार चौरसिया, जो हमें बता रहे हैं कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो हमारे पास क्या क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं। अच्छा नीतीश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी। अगर कोई कंपनी चेक इशू करती है जी और वो बाउंस हो जाता है जी, तो क्या सारे डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं वही जिम्मेदार होता है या मालिक होता है जिम्मेदार? कंपनीज को बेसिकली चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, एक एक्टिव जिसका रोल होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन वही करता है, और बाकी बहुत डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड में 7 चाहिए। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या अगर 7 डायरेक्टर हैं तो 7 के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए फौजदारी का और 7 को ही 2-2 साल की जेल होनी चाहिए? तो उसका आंसर मैं यही दूंगा कि जिसने चेक इशू किया ओके, और जो उस टाइम कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व था,
सिर्फ उसी के अगेंस्ट कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, उसी को सम्मन भेजेगा और उसी को ही बुलाएगा कोर्ट में। ओके। तो सिर्फ वही पर्सन लाइबल होगा। मतलब पूरी जितने डायरेक्टर्स हैं वो उनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ऐसे क्या करते हैं कंपनी में, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किसी और को बना देते हैं, साइन किसी और से करवा देते हैं, डायरेक्टर कोई और होता है, तो क्या उस केस में कौन लाइबल होगा? तो उस केस में जो उस टाइम एक्टिव जिन लोगों का पार्टिसिपेशन था, जिन डायरेक्टर्स का, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अच्छा, आप बार बार हमसे जिक्र कर रहे थे कि 138 धारा के तहत ही ये सारे केसेस निपटाए जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 1881 आ रहा है, ये क्या है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है। हाँ। इसका मतलब ये 1881 में ये नियम बना था, ये कानून। लेकिन उस वक्त तो बैंक वगैरह कुछ नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बैंक वगैरह नहीं होते थे उस टाइम। क्या होता था, जो मर्चेंट्स होते थे, अंग्रेजी व्यापारी होते थे, वो चेक्स ना यूज करके प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी जो आजकल हम सुनते भी, पहले सुना करते थे हुंडी, इन इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया करते थे। तो इन्हीं को ही डील करने के लिए इस कानून को लेके आया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 को। लेकिन अब क्योंकि हमने ज्यादातर लॉज पुराने वाले ही अडॉप्ट किए हैं, तो इन्हीं कानून में अमेंडमेंट के थ्रू हमने चेक वाले प्रोविजंस ऐड किए हैं। हमने 1988 में सेक्शन 138 से लेके 148 तक, जो सिर्फ चेक के रिगार्डिंग डील रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया अमन का गाजियाबाद से, कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद, आपने कहा 30 दिन के अंदर कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन अगर सपोज करिए वो व्यक्ति बाहर है या किसी वजह से 30 दिन के अंदर वो कोर्ट नहीं जाता है, तो क्या उसके बाद जा सकता है? अगर जाएगा तो कहाँ जाना होगा? देखिए, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस में हम जो लिमिटेशन पीरियड डिफाइंड है, उसी पीरियड में चेक का केस हम फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अगर ये बाद में फाइल करते हैं तो ये टाइम बार्ड हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट में भी मेंशन है और इस एक्ट में भी मेंशन है कि उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ओके। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर कोई हमारा रीजनेबल ग्राउंड है, कोई लेजिटिमेट ग्राउंड है, कोर्ट में हम फाइल कर देते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो उसको कंसीडर करती है नहीं करती। लेकिन अगर ज्यादा ही टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो उस केस में कंप्लेंट टोटली टाइम बार्ड है। हम क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास सिविल प्रक्रिया होती है, सिविल सूट हम दायर कर सकते हैं रिकवरी के लिए। जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम बाय वे ऑफ सिविल सूट हम फाइल कर सकते हैं। या ये काम ये भी हो सकता है लिमिटेशन भी 30 अगर आप जैसे बाहर हैं, जैसे अमन ने ये सवाल पूछा है कि वो बाहर है, वो अपने वकील से संपर्क साध सकते हैं, वकील अपने आप जाकर कोर्ट में सबमिट कर देगा। उसके लिए वो किसी न किसी पर्सन को ऑथराइज करवाएंगे। ओके। पावर ऑफ अटर्नी दे देगा कि मैं उस पर्सन के बिहाफ पे एक्ट करूंगा और मैं कोर्ट में इस केस को परस्यू करूंगा। अगर आप बाहर है तो उस केस में तो कोई इशू ही नहीं है, आप पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू विद इन टाइम फाइल करवा सकते हैं। लेकिन अगर करते ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो सिविल सूट ही फाइल होगा, और सिविल सूट का इस केस में 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। नीतीश जी, अक्सर ये सवाल उठता है कि वकील के पास जाने के है ना फीस का चक्कर पड़ता है, कि बड़े दिमाग में आता है कि ज्यादा फीस लेंगे। मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ क्या कि इस केस में वकीलों की मिनिमम फीस क्या होती है? सर, ये तो कहना बहुत ही इसका तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता कि मिनिमम और मैक्सिमम फीस क्या होती है। नहीं, मिनिमम तो मैंने इससे जस्ट वैसे ही शब्द लगा दिया मिनिमम का। एक इसका मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपके पास, आपका मतलब अगर कंप्लेनेंट के पास पैसे ही नहीं है किसी एडवोकेट को हायर करने का, तो वो जाके दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली में या हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वहां से काउंसिल ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सारी चीजें परस्यू करेंगे। मतलब आप अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप डीएलएसए के साथ आप जुड़ सकते हैं। डीएलएसए के साथ जुड़ सकते हैं, बट आप बेसिकली होने चाहिए उसके लिए कि डीएलएसए के जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली आप फिट बैठने चाहिए। ओके। अच्छा,
आखिरी में एक और, क्योंकि हमारे पास अभी 1 मिनट का समय है, तो जल्दी से पूरी प्रक्रिया एक बार बता दीजिए कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो क्या प्रक्रिया है कि व्यक्ति कोर्ट जा सकता है? जिस दिन चेक बाउंस हुआ उसके वो बैंक हमें रिटर्निंग मेमो देगा अलोंग विद दैट चेक। वो चेक भी वापस करेगा और रिटर्न मेमो दे देगा। ओके। उस रिटर्निंग मेमो में जो डेट लिखी है उसके 30 डेज के अंदर अंदर लीगल नोटिस हमें फाइल करना होता है। वो आप किसी भी वकील के थ्रू अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस फाइल करोगे। लीगल नोटिस देने के बाद उस लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम देते हैं कि 15 दिन के अंदर आप हमें पैसे वापस दे दो। उस 15 दिन के होने के बाद भी अगर पैसे नहीं देता अपोजिट पार्टी तो 30 दिन के अंदर अंदर हमें कंप्लेंट कोर्ट में दायर करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनबो हेल्पलाइन में आप नीतीश कुमार चौरसिया आए और आपने हमें उन सारे कानून विकल्पों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया।